मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सागर, सुधीर कुमार, भूपेंद्र, आकाश, राम बाबू, सागर भाई बहुत सारे कमेंट कर रहे हो आप। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी बिल्कुल देंगे आपको, 500% दे देंगे। प्रेम प्रकाश जी नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों HCF LCM पे और आगे चीजें सीखते हैं। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 10। टाइप 10 क्या है जी, ध्यान से समझिए। टाइप 10 है HCF की ही, HCF की एप्लीकेशन सीख रहे हैं, प्रयोग सीख रहे हैं लैंग्वेज में। यानी बड़ी बड़ी भाषाएं होंगी, वहां HCF का यूज कैसे होता है और कैसे पहचाने कि HCF निकालना है या नहीं, उस पर बात करें। तो अब मेरे बच्चे हम चर्चा कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ HCF, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ HCF। पहला सवाल आपके सामने करिए। सवाल में कह रहा है जी क्या, ए मिल्कमैन हैज 75 लीटर मिल्क इन 1 के। कहता है एक बर्तन में 75 लीटर दूध है, मतलब 75 लीटर दूध का एक बर्तन है। दूसरा जो बर्तन है वो 45 लीटर दूध का है। अब कह रहा है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एज एग्जैक्ट नंबर। तो कह रहा है जी उस बड़े से बड़े बर्तन की मात्रा ज्ञात करिए जो इन दोनों को बराबर बराबर माप सके। जैसे मान लो गिलास है, तो ऐसा बड़े से बड़ा गिलास निकालो जो इसको भी जैसे 6 बार भरा तो 6 बार एग्जैक्ट भर जाए, और इसे भी जितनी बार भरे उतनी बार एग्जैक्ट भर जाए। मतलब वो बड़े से बड़ा मात्रा निकालनी जिससे दोनों को मापा जा सके और एग्जैक्ट में मापा जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वो बड़े से बड़ी बात होगी तो हमेशा इनका HCF होगा। तो इनका HCF जो निकल के आएगा वो आएगा 15। यानी 15 लीटर का अगर आप बर्तन ले लेंगे तो 15 लीटर से इसे भी 3 बार में माप देंगे और 15 पंजे 75, इसे 5 बार में माप देंगे। यानी एग्जैक्ट मापा जा सकेगा 15 लीटर के बर्तन से। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर दिस 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 दिस। कहता है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दर की। लंबाई है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए यहाँ कि इसे सबको सेंटीमीटर में बदल लो। तो यह आया मेरे बच्चे 825 सेंटीमीटर। दूसरे वाला आया 675 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर 600 और 75 अलग है। वो आया 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहता जी डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रोड। कहता वो बड़ी से बड़ी रोड की लंबाई ज्ञात करिए विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रोड एग्जैक्टली, जो इन तीनों रोड को एग्जैक्ट माप सके। तो मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर हमें ढूंढना है। अब पहली बात तो हमें ये समझनी है कि सर इसका जो भी आंसर होगा, आखिरी 2 अंक 25 है, 75 है, 50 है, हर हाल में 25 से भाग होने वाला चाहिए। यानी 25 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए। तो 25 के ऊपर तीनों मल्टीपल है, ये भी ये भी ये भी, बस नहीं है तो डी नहीं है, इसलिए डी काट दिया। अब अगर ध्यान दे तो 75 के लिए चाहिए क्या मुझे, 25 गुना 3, यानी 25 से भी भाग होने वाला हो और 3 से भी भाग होने वाला हो। तो भैया 3 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़, तो 8 2 10 5 15 3 से भाग हो रहा है, 7 5 12 और 6 18 3 से भाग हो रहा है, 5 और 4 9 3 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF जो भी होगा वो 25 गुना 3 यानी का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 25 से तो आखिरी 2 अंक भाग जाते हैं। और अब 75 का मल्टीपल ना तो ये है मेरे बाबू ना ये है, तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हमें बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, कहता है 2 पीसेज ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेज विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ।
एक 1.5 मीटर की, मतलब 150 सेंटीमीटर की है, 1 मीटर में 100, तो दूसरी 120 सेंटीमीटर की। कहता है इसको बराबर बराबर टुकड़ों की लंबाई में काटा गया और सारे के सारे टुकड़े सेम साइज के हैं, तो बताओगे भाई हर टुकड़े की लेंथ कितनी होगी। तो मेरे बच्चे हर टुकड़े की लेंथ निकालनी है और सवाल में दो चीजें कही, दोनों पे ध्यान देना। पहली उसने कहा ग्रेटेस्ट लेंथ होनी चाहिए, दूसरा उसने कहा सेम साइज के होने चाहिए, यानी सारे टुकड़े सेम साइज के होने चाहिए और बड़े से बड़े आकार के, दोनों पाइपों में समान आकार के। हिंदी में बोले तो भैया सारे टुकड़े सेम साइज के होने चाहिए, समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की, और अधिकतम लंबाई होनी चाहिए टुकड़ों की। टुकड़ों की लंबाई क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? अधिकतम। दोनों बिंदु सोच के चलना। तो भैया हमें बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को भाग दे दे, तो इनका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ आया 30। 30 को सेंटीमीटर मीटर बनाएंगे बटे 100, यानी 0.3। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए। मुख्य मुख्य बिंदु, पहले सवाल समझाता हूं। कहता जी हमारे पास 1001 पेन है, 1001 पेन है, बहुत सुंदर, और 910 पेंसिल है, 910 पेंसिल। कहता जी हमें बच्चों को बांटना है, लेकिन बच्चों को ऐसे बांटना है कि हर बच्चे को बराबर पेन मिले और हर बच्चे को बराबर ही पेंसिलें मिले। तो कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए कितने होंगे जिनमें जब हम इन्हें बांटे तो हर बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेन मिले और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिले। यानी एक लड़के को अगर 10 पेन मिले हैं तो हर लड़के को 10 पेन मिले, और उसी लड़के को जिसको 10 पेन मिला अगर उसको 8 पेंसिलें मिली है तो हर लड़के को 8 पेंसिलें मिली। तो मतलब वो छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, तो भैया वो इनका एचसीएफ होगा। अब 1001 के बारे में मैंने कईयों बार बताया कि इसके 3 फैक्टर होते हैं, 7 गुना 11 गुना 13। इसको रट लीजिए। हाँ जी, 910 के 7 गुना 13 गुना 10 होता तो 2 गुना 5। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, 13 और 7 कॉमन आ रहा है, तो यानी 13 और 7 कॉमन आ रहा है, तो मेरे बच्चे 91 आपका एचसीएफ हुआ, नथिंग। यानी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो 91 होगा। यानी 91 लड़के ले लो तो 91 से ये भी भाग चला जाएगा तो हर लड़के को 13 पेन मिल जाएंगे, और 91 से इसे भाग दोगे तो हर लड़के को 10 पेंसिलें मिलेंगी। यानी 91 लड़के ले सकते हो मैक्सिमम, तो हर लड़के को 13 पेन मिल जाएंगे और हर लड़के को 10 पेंसिलें मिल जाएंगी। देखिए मेरे बाबू, सवाल को समझिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है भाई। सवाल में ये कह रहा है भाई हमारे पास 48 तो है क्रिकेट की गेंद, 48 तो है क्रिकेट की गेंद है, 72 गेंदें हैं हॉकी की, और 84 गेंदें मेरे प्यारे बच्चों टेनिस की। अब मेरे बच्चे कहानी को समझना, ये गेंदें इस तरह से, जैसे क्रिकेट की गेंद है, ये हॉकी की गेंद है, और ये मेरे बच्चे टेनिस की गेंद है। ठीक है जी। क्रिकेट की जो गेंद है वो भैया सफेद है, हॉकी की जो गेंद है वो येलो कलर की है बाबू, और मान लो टेनिस की जो गेंद है वो गुलाबी रंग की है। अब कह रहा है इन गेंदों को लाइनों में लगाना, लेकिन इस तरह से लगाना है कि एक बार अगर क्रिकेट की गेंद लगा दी आपने तो फिर सारी बार क्रिकेट की ही गेंद लगाएंगे। देखिए यहां लिखा हुआ
यहां से असली कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, तो धीरे धीरे समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है समझने की। सवाल में हमको कह रहा है बाबू, कहता है एंड दे हैव टू बी अरेंज्ड इन सेवरल रोज इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ बॉल्स। कहता है हर लाइन में गेंदों की संख्या सेम होनी चाहिए और वो एक ही टाइप की होनी चाहिए, और उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह प्रकार इस और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार इस तरह व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की समान संख्या में गेंदें, यानी एक ही टाइप की गेंदें हो और सेम नंबर ऑफ बॉल्स हो, तो ही हमें ऐसे व्यवस्थित करना है। और साथ में कह रहा है कि भाई पंक्तियों की जो संख्या होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनानी है। तो वो कहने का मतलब यहां ये है मेरे भाई कि अगर आपने एक लाइन में क्रिकेट की लगा रहे हो तो सारी क्रिकेट की ही लगेंगी, ऐसा नहीं है कि हॉकी लगेंगी, फिर उसमें सारी क्रिकेट लगेंगी, समझ रहे हैं ना ऐसे। या एक रो बना रहे हो तो क्रिकेट की बनेगी। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर आपने अगर मान लीजिए आपने हॉकी की बनाई है तो ऐसे ही फिर हॉकी की रो ही बनानी है, ठीक है जी, मेरी बात समझ गए ना। और हर रो में गेंदों की संख्या भी सेम होनी चाहिए। ऐसे ही आप टेनिस पकड़ रहे हो बाबू, तो टेनिस की भी सारी गेंदें सेम ही रहनी चाहिए, मतलब एक लाइन में टेनिस ही होंगी, ये नहीं कि उसमें हॉकी भी घुसा दिया और हमने क्रिकेट भी घुसा दिया। इस तरीके से अरेंज करना है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हर लाइन में गेंदों की संख्या सेम है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बना के दिखाया, लेकिन वो कह रहा है कि भाई गेंदों की संख्या भी समान होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करो, अगर हमें मिनिमम रो चाहिए, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रो चाहिए, लाइनों की मिनिमम संख्या चाहिए, तो मेरे बेटे एक बेसिक समझ है कि हर लाइन में मैक्सिमम बोल रखो, क्योंकि जब तक आप हर लाइन में मैक्सिमम गेंद नहीं रखेंगे तब तक आपकी मिनिमम लाइन बनेगी नहीं। भाई मिनिमम लाइन बनाने का एक बेसिक नियम है कि अगर आप कम से कम लाइनें बनाना चाहते हो तो हर लाइन में ज्यादा से ज्यादा गेंद रखो, तभी तो कम से कम लाइनें बनेगी। तो क्या करें भैया, हर लाइन में मैक्सिमम बॉल निकालने के लिए इनका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालना होगा तो भैया 48, 72, 84 के एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा मेरे बच्चे, निकाल के देख लेना। तो इसका मतलब एचसीएफ 12 आएगा, नहीं हर लाइन में मैक्सिमम 12 गेंद रख सकते हैं। अगर मैं कहूं भाई क्रिकेट की कितनी लाइन बनेगी, तो 12 चौक 48, 4 लाइनें इसकी बनेगी, 12 छिक 72, 6 लाइनें इसकी बनेगी, और 12 सात 84, 7 लाइनें इसकी। तो टोटल 7 और 6 13, 13 और 4 17 लाइनें बनेंगी। तो मेरे बच्चे 17 तो रो बनेंगी और 12 रो बॉल रहेंगी हर लाइन में। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। देखो दोस्त, सवाल में कह रहा है, एक व्यापारी के पास एक प्रकार के 120 लीटर, दूसरे प्रकार के 180 लीटर और तीसरे प्रकार के 240 लीटर तेल है। एक तो ए टाइप के 120 लीटर है, बी टाइप के 180 लीटर है, और सी टाइप का एक तेल है जो 240 लीटर क्वांटिटी। सवाल में कह रहा है वह तीनों प्रकार के तेल को समान क्षमताओं के टिन में भरकर बेचना चाहता है। तो ऐसे टिन की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? तो जब जब ये कहे कि भाई मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, तो मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि बाबू, he wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity। कहता है इक्वल कैपेसिटी के टिन में बेचना चाह रहा है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के टिन आते हैं ना इक्वल वॉल्यूम, कैसे बेचना चाह रहा है। तो अधिकतम उस टिन की कितनी कैपेसिटी हो सकती है? तो वो मेरे प्यारे बच्चे इनका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 120, 180, 240 का डिफरेंस 60 आ रहा, तो एचसीएफ हो जाएगा 60 लीटर। अगर सवाल में ये कहे कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ टिन बताओ कितने होंगे,
मिनिमम नंबर ऑफ टिन। अगर हमें टिन की कम से कम संख्या की जरूरत है तो फिर मेरे प्यारे बच्चों हमें ये देखना होगा कि हर टिन की कैपेसिटी मैक्सिमम हो, तभी तो टिनों की संख्या मिनिमम आएगी। और मैक्सिमम 60 है, 120 को 60 से भाग देंगे 2 कैन लगेंगे, 6 3 18 3 और यहाँ 4 कैन लगेंगे। 240 को 60 से भाग दिया 4, तो 4 3 7 2 9, तो इसका मतलब 9 टिनों की जरूरत हमें यहाँ पे होगी। आई देखिए बाबू, 3 खेतों का क्षेत्रफल इतना 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 है। पहले वाला खेत का एरिया 288, दूसरे वाले खेत का एरिया है मेरे बच्चे 408, तीसरे वाले खेत का एरिया 552। आपने कहा जी यहां तक की बात तो समझ में आ रही, एक सेकंड, यहां तक की बात क्लियर है। कहता खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे बनाने। अगर मेरे बच्चे हमें गड्ढों की संख्या न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम खंड बनाए गए, अगर हमें मिनिमम ब्लॉक चाहिए तो इसका मतलब हर साइज, मतलब हर ब्लॉक का साइज क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। और सवाल में कह रहा है कि सारे ब्लॉक का साइज इक्वल है। तो अगर हमें मिनिमम ब्लॉक चाहिए, मिनिमम ब्लॉक चाहिए, मिनिमम ब्लॉक चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ ईच ब्लॉक, तो हर ब्लॉक का एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो हर ब्लॉक का एरिया मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, एचसीएफ निकाल लो। 288, 408 और 552 का एचसीएफ बताओ क्या होगा जी। सर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा, देखो जी डिफरेंस ले लेते हैं, यहां डिफरेंस लेंगे 8 तो ये हो गया और 12 ये, 12 और 8 20, 120 आया। तो या तो 120 होगा या 120 का कोई फैक्टर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। अब मेरे बच्चे 120 के फैक्टर अगर ढूंढने जाएंगे तो 120 से भाग जाएगा नहीं, 120 के बाद आना है 60, 60 के बाद आना है कितना 40, 40 के बाद आना है 24, 24 के बाद आएगा आगे इसी तरह से। भाई जीरो है तो ये भाग कभी भी नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट ये जीरो है कभी भी भाग नहीं जाएगा, ये एचसीएफ नहीं होंगे। 24 से चेक करते हैं, 24 से कम 24, 24 दूनी 48 भाग जा रहा है, 24 से कम 24 और बिल्कुल ठीक है भाई, यहां बचा कितना 16 और जाने लग रहा भाई 12 से भाग चला जाएगा, नहीं 12 चौक 48, 12 दूनी 24, नहीं 12 से नहीं, 24 से कम 24, 168, 168 भाग जाता है 24 से, 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14 भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे ये भी 24 से भाग जा रहा है और ये 24 दूनी 48 बचा 4, 48 7, 24 3 72, ये 24 से जा रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 24। अगर 24 से नहीं जाता तो और छोटे फैक्टर पे मैं सोच रहा होता। समझ गए जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए 19 बच्चे? यानी जो मैक्सिमम एरिया होगा हर ब्लॉक का वो 24 होगा। तो वो कह रहा है कि भाई जो ब्लॉक है वो आयताकार है, जो ब्लॉक है वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं, और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसमें मजे वाली बात यह है कि भैया इसका एरिया चाहिए हमें 24। बिल्कुल ठीक है। कहता है जी चौड़ाई है 4 तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये चाहिए मेरे बच्चे 24। तो लेंथ क्या लेंगे, 24 आ जाए तो 6 लेंगे, 6 चौक 24, तो इसका मतलब लेंथ जो आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 6। करिए भाई जी। मनोज कुमार जी पूछिए। निकिता कुमारी, सर एक बार 6 नंबर क्वेश्चन समझा दीजिए। मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, 8वां भी वैसा ही सवाल है, एक बार पढ़ो। आइए बाबू। सवाल में ये कह रहा है कि अंकित वांट टू प्लांट 44 एप्पल ट्री, 66 बनाना ट्री एंड 110 मैंगो ट्री। कहता अंकित समान पंक्तियों में 44 सेब के पेड़ है,
66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़। कहते हैं इन पेड़ों को लगाना चाहते हैं। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग कतारें भी बनाना चाहता है। अब ध्यान देना, जो जो सब जरूरी है पहले इंग्लिश में समझाता हूं। अंकित वांट टू प्लांट दिस ट्री इन इक्वल रोज, यानी इक्वल नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। अगर 5 पंक्तियां हैं तो लगातार 5 ही पंक्तियां बनती जानी चाहिए। ठीक है जी। और वो साथ के साथ ये भी चाहता है, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्री। वो ये भी चाहता है कि भाई हर टाइप का पेड़ एक ही लाइन में हो। ऐसा नहीं हो कि एक लाइन में सेब भी हो, केले भी हो, आम भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो बताओ भाई कम से कम कितनी लाइनों की जरूरत होगी। कहता है कि साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग कतारें भी बनाना चाहता है और समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। समान पंक्तियों में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों में जो पेड़ लग रहे हैं उनकी संख्या समान चाहता है। तो मेरे बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाह रहा है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाह रहा है, यानी पंक्तियों की संख्या कम से कम अगर वो चाह रहा है, तो इसका मतलब हमें हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या मैक्सिमम लगानी होगी। मैक्सिमम ट्री इन ईच रो, तो हर लाइन में पेड़ों की संख्या मैक्सिमम करनी होगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे मैक्सिमम का मतलब इनका एचसीएफ लोगे कितना आएगा बाबू 22, यानी हर लाइन में हम 22 पेड़ लगा सकते हैं। हर लाइन में मेरे प्यारे हम कितने पेड़ लगा सकते हैं? 22 पेड़ लगा सकते हैं। तो 22 पेड़ सेब के लगाएंगे एक लाइन में, तो सेब की कितनी लाइनें हो जाएंगी? 2, केले की 3 लाइनें और आम की 5, तो टोटल लाइनें हुई 2 और 3 5 5 10। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो बनेंगी वो 10 बनेंगी, यानी कुल मिला के आवश्यक पंक्तियों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। मिनिमम नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 10 होगी। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि भाई 144 कार्टन है कोल के और 90 कार्टन है पेप्सी के। कोल यानी कोका कोला और ये पेप्सी। कहता है 144 कार्टन तो है कोका कोला के और 90 कार्टन है पेप्सी के। कहता वो इन्हें गड्ढियों में लगाना चाहता है कैंटीन में, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लाइन, ऐसे मतलब ढेर में लगाना चाहता है स्टेक्स में। बट वो ये भी चाहता है कि हर स्टेक का जो हाइट हो सेम, यानी हर स्टेक की जो हाइट हो वो सेम। और वो ये भी चाहता है कि एक स्टेक में केवल एक ही टाइप के ड्रिंक आए। अगर कोका कोला है तो कोका कोला ही रहेगी उस गड्डी में, मतलब जैसे दुकान में नहीं रहता एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा रहता कैन, इस तरह से कह रहा है। तो कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ईच स्टेक वुड हैव। तो बताओ भाई हर गड्डी में या हर ढेर में अधिकतम कितने केन रखे जा सकते हैं? तो अधिकतम संख्या बताइए कार्टन की, तो वो होगा इनका एचसीएफ 144 और 90 का एचसीएफ होगा 18, यानी 18 हर मतलब ढेर में हर उसमें स्टेक में 18 बोतलें रखी जा सकती हैं। अगर कहें मिनिमम नंबर ऑफ ढेर कितने बनेंगे, तो 18 8 144 और 18 5 90। इसका मतलब 5 ढेर यहां बनेंगे, 8 ढेर यहां बनेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ ढेर जो बनेंगे वो 13 बनेंगे। लेकिन उसने पूछा कि भाई अधिकतम कितने ढेर रखे जा, मतलब बोतलें रखी जा सकती है एक ढेर में, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 18। कहता भाई 420 काजू बर्फी है, काजू बर्फी 420 है और 130 बादाम बर्फी है। वो इन्हें इस तरह से ढेर में रखना चाहता है कि प्रत्येक की संख्या समान हो, यानी हर ढेर में नंबर ऑफ स्वीट सेम रहे। और वो ये भी चाहता है कि ट्रे का कम से कम इस्तेमाल हो, है ना। इसमें एक गड़बड़ है लैंग्वेज में, उसको एक बार पढ़ के चेक करते हैं। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, सी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच हैज द सेम नंबर। कहता है हर एक में संख्या भी समान हो, एंड दे टेक अप द लीस्ट ऑफ द ट्रे, और वो ट्रे में कम से कम जगह भी हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज। इसमें एक लाइन गायब है और वो लाइन ये कि वो ये कहना चाह रहा है कि हर लाइन में ना
एक ही टाइप की मिठाई होनी चाहिए। अगर एक ढेर में काजू की बर्फियां हैं तो सारी काजू की होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें काजू और बादाम दोनों मिक्स है। तो वो लाइन गायब है इसमें। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक की संख्या समान हो, वह ट्रेको में कम से कम हिस्सा ले। इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में जोड़ेंगे तो ये लिख लीजिए, एंड ईच टेक हैज सेम टाइप ऑफ स्वीट्स। प्रत्येक ढेर में केवल एक ही प्रकार की मिठाई हो, एक ही प्रकार की मिठाई हो। कि प्रत्येक ढेर में केवल एक ही प्रकार की मिठाई। तो कह रहा है जी बताइए अधिकतम कितनी बर्फी रखी जा सकती है एक ढेर में। तो इनका एचसीएफ होगा, भाग देंगे भाई। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो 130 के फैक्टर करके देखते हैं। तो नेचुरल है 10 इसे भी भाग दे रहा है, 10 इसे भी भाग दे रहा है, तो 10 के अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। तो इसका मतलब हर ढेर में मैक्सिमम 10 स्वीट्स रख सकते हैं। कितनी मिठाइयां रख सकते हैं मेरे बच्चे? 10। भैया सवाल में कह रहा है कि किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें। ये भी मिठाई की तरह है। 945 गाय, काऊ है 945, और भैंसे हैं बफेलो। बफेलो की स्पेलिंग क्या होती है भाई? अच्छा सीप है, बढ़िया है, स्पेलिंग ही खत्म। और 2475 भेड़े। कहता है वो उन्हें गड्ढियों में इस तरीके से रखना चाहता है, मतलब ग्रुप में, झुंड में इस तरह से चराना चाहता है। हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक। वो इस तरह से चाहता है कि भाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक, के हर उसमें झुंड में एक ही प्रकार के जानवर हो, नहीं हर झुंड में जानवरों की संख्या समान हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज आर रेस्पेक्टिवली। ही फॉर्म्स देम इनटू फ्लॉक कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेटली। सेपरेट ये लिखा हुआ। कह रहा वो ये भी चाह रहा है कि भाई गाय और भेड़ दोनों अलग अलग रखी जाए। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखते हुए प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान रखने हुए झुंड में रखना चाहता है, और झुंड जो हो वो सबसे बड़े हो। तो प्रत्येक झुंड में जानवरों की अधिकतम संख्या, इस उद्देश्य के लिए आवश्यक झुंडों की कुल संख्या क्रम से कितनी। दोनों चीजें पूछ रहा है कि भाई हर झुंड में अधिकतम कितने जानवर रख सकते हैं, और ये भी बता दो कि झुंड कितने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम जो जानवर रखे जाएंगे वो इनका एचसीएफ होगा। अब आपके पास ऑप्शन है 15, 45, एचसीएफ के 9 और 46। 4 ऑप्शन है, 15, 45, 9 और 46। अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर इनको भाग दे रहा है। देखिए 46 तो भाग नहीं देगा, तय। आप कहें कैसे भाग नहीं देगा सर? 46 इसलिए भाग नहीं देगा, ध्यान दोगे तो, कि भैया ये 6 से कभी किसी भी नंबर को गुना करके 5 नहीं ला सकते। तो ये तो तय हुआ कि सर ये मेरा ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट माई ऑप्शन। अब चेक करते हैं 9, 15, 45। देखिए यार 5 से तो तय है भाग हो रहे हैं, क्योंकि इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी इकाई अंक 5 है। मतलब इसका एचसीएफ का एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ये होगा जी 3 गुना 5, ये होगा 9 गुना 5। ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में 5 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और 9 में 5 नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। तो या तो ये संख्याएं 9 से भाग हो रही होंगी, और अगर 9 से भाग हो रही है तो 3 से भी हो जाएंगी, लेकिन हमें एचसीएफ चाहिए होता है हाईएस्ट, तो 45 मेरा आंसर हो जाएगा। और 9 से नहीं हो रही तो फिर 15 होगा। चेक करते हैं भैया, 9 से चेक करते हैं। 5 4 9 9 भाग हो गया, 7 2 9, 5 4 9 भाग हो रहा है,
इसका मतलब ये तय हुआ कि इसका जो HCF है वो 5 × 9 है और कोई माइकलाल इसे पलट नहीं सकता, यानी हर झुंड में अधिकतम 45 जानवर हो सकते हैं। अब कह रहे हैं भाई मिनिमम नंबर ऑफ फ्लॉक्स, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लॉक्स, फ्लॉक्स की क्या स्पेलिंग थी, FLOCK। तो भाई झुंडों की कम से कम संख्या ज्ञात करो। तो आप कहेंगे सर कम से कम झुंड चाहिए तो हर झुंड में जानवरों की संख्या ज्यादा चाहिए, वो 45 है, 45 से भाग दो। तो देखो 45 दूनी 90 और 45 से कम 45, 21 तो झुंड बनेंगे यहां, 21 झुंड बनेंगे यहां। अच्छा आंसर पे जाना हो तो 15 नहीं होगा 45 से, तो यही मेरा आंसर है। हाँ जी, अब मेरे बच्चे 21 से इसे भाग दोगे? आपने कहा जी बिल्कुल भाग देंगे सर, ना सॉरी से 45 से इसे भी भाग देना होगा क्योंकि अच्छे 45 है, तो 45 से भाग दोगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएगा आपका 55 भाग देते होता। तो 55 और 21 कितने समूह हो गए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जोड़ोगे तो ये आएगा 76। तो 76 ग्रुप की जरूरत होगी और हर ग्रुप में अधिकतम 45 जानवर मेरे बच्चे रखे जाएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 76। मैंने आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया, हाउ टू चूज फ्रॉम ऑप्शन एंड हाउ टू सोल्व इट। पढ़िए बाबू सवाल। देखिए सवाल में कह रहा है कि भैया बकरियां हैं 105, गधे हैं 140 और भैया गाय है 175। कहता है वो इन्हें नदी के किनारे घुमाने ले जाना चाहता है। देर इज ओनली वन बोट विच विल हैव टू मेक मैनी ट्रिप्स इन ऑर्डर टू डू सो। कहता है इनके पास एक ही नाव है, उस नाव से नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे इन जानवरों को ले जाना है, लेकिन शर्त क्या है उस नाव में ले जाने के लिए, तो शर्त के बारे में बता रहा है। कहता है जी उसकी खुद की कंडीशन है फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम, ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक सेम नेचुरली लाइक टू टेक। कहता है एक ही नेचर के जानवर लेके जाएगा एक बार में, यानी काऊ ले गया, डोंकी ले गया या ये गोट ले गया, एक बार में एक ही टाइप के जानवर लेके जाएगा। हाँ जी। दूसरा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, और कहता है हर बार लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ले जाना चाहता है, हर बार यानी सेम नंबर ऑफ एनिमल हर बार ले जाना चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा हो। तो बताओ कितने ट्रिप उसे लगानी होगी ऐसा करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये देखना है कि भाई इनमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या आ रहा है, ये इनका HCF आएगा, तो वो आएगा सर निकालो भाई HCF, 5 तो आएगा ही आएगा, ये तो तय है। HCF निकालने के लिए हो गया 5 × 21, ये हो गया 5 × 35, नहीं 5 दूनी 10, 5 8 40, और ये हो गया भैया 5 × जो मर्जी, हमें जरूरत नहीं वहां जाने की, हमें ये पता है कि HCF 5 तो आएगा ही आएगा। अब ये बताओ 21 और 28 में क्या कॉमन आ रहा है, सर 21 और 28 में आ रहा है 7 कॉमन। अब ये देख लो क्या ये 7 से भाग जा रहा है, हाँ सर 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 से भाग जा रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF आएगा 35। यानी पहली बात तो ये कि अधिकतम जानवर जो हर ट्रिप में जा सकते हैं वो 35 है, हर ट्रिप में जो जानवर जा सकते हैं वो 35 है। उसने यही पूछा कि भाई हर बार कितने एनिमल जाएंगे हर ट्रिप में, तो 35। अगर वो सवाल में ये कहता है कि भाई ये बताओ कितनी ट्रिप लगी, तो 35 × 3 = 105, 35 × 4 = 140 और 35 × 5 = 175, तो 5 4 9 और 3 12, तो 12 ट्रिप लगेंगी और हर ट्रिप में मेरे प्यारे बच्चों 35 जानवर हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एनी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। कहता भैया आर्मी बैंड जो है
उसमें 32 आदमी हैं। बहुत सुंदर। और जो कंटिंजेंटमेंट, इसमें मेरे भाई 616 मेंबर। ठीक है जी। कहते हैं जी वो इनको परेड में चलाना चाहते हैं, आगे बैंड वाले चलेंगे, पीछे परेड वाले चलेंगे, लेकिन हर पंक्ति में, हर रो में जो लोगों की संख्या होगी, जितनी यहां होगी उतनी यहां होनी चाहिए। ठीक है जी। तो भाई सबसे बड़ा वो नंबर निकालो जो दोनों में कॉमन है। तो आप कहेंगे क्या ये 32 से भाग जा रहा है? 32 से तो नहीं जाने का। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 3 ज्यादा है तो 29, 296, तो 32 से भाग नहीं जा रहा। 8 दूनी 16, 8 या 24 25 नहीं जा रहा। 32 से आधा 16, 16 से भी नहीं जा रहा। मेरे प्यारे बच्चों 8 ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग देगा। ये 8 गुना 4 है, 8 से इसे भाग दोगे तो 8 7 56, कितना बचा जी? 5 8 7 56 77। तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 8 के अलावा, यानी HCF आया 8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर रो में अधिकतम 8 ही आदमी मार्च कर सकते हैं। अगर सवाल में ये पूछा होता कि भाई ये बताओ कि कितने रो बन जाएंगे ऐसे, तो हर रो में 8 आदमी, तो 32 के लिए 4 रो चाहिए। हर रो में 8 आदमी, तो 616 के लिए 77 रो चाहिए। तो 77 और 4 81, तो 81 तो रो की जरूरत होगी। और भाई हर रो में चलेंगे 8 मेंबर, हर रो में 8 मेंबर चलेंगे, और 81 रो की जरूरत हमको यहां पड़ने वाली। समझे? देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि किसी आयताकार खेत में, खेत का आकार जिसकी भुजाएं इतनी इतनी मीटर, इस खेत में लगने वाली समान आकार की कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए यार, यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आपको कोई रेगुलर ना, वो रेक्टेंगुलर प्लॉट दे देगा, ये इसकी लेंथ दे देगा और ये इसकी ब्रेथ दे देगा। दो चीजें कहेगा। पहली चीज आपको ये कहेगा कि इसके अंदर जितनी भी वर्गाकार टाइलें बन रही वो सारी की सारी इक्वल साइज की हैं। कैसी साइज की मेरे बच्चे? इक्वल साइज की है ना। सारी इक्वल साइज की, कोई भी टाइल ऐसी नहीं है जो डिफरेंट साइज की हो, यानी डिफरेंट साइज की नहीं है, सारी इक्वल साइज की मेरे बच्चे। आपने कहा सर ओके। और कहता है कि कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए, इस तरीके से टाइल सेट होनी चाहिए। तो जब आप अपने घर में मिस्त्री से टाइलें लगवाते हैं, तो सबसे पहले पता है क्या करता है मिस्त्री? एक लाइन पकड़ के टाइल लगाता है और बस फिर उसके बाद उस पैटर्न को फॉलो कर देता है। तो जैसे ये जगह बच गई, तैसे जगह भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहता है कि टाइलों की सेटिंग ऐसे होनी चाहिए कि जो टाइलें हैं वो इधर भी पूरी पूरी सेट हो जाए, टाइलें इधर भी पूरी पूरी सेट हो जाए। अगर एक बार आपने ऐसे सेटिंग बैठा दी, तो उसके बाद तो फिर कहां कोई दिक्कत है बाबू। उसके बाद तो बस ऐसे जोड़ते जाना है यार, और मिस्त्री आपका काम करता चला जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा। जो समय लगता है शुरुआत में सेटिंग बैठाने में लगता है, एक बार यहां से यहां तक की टाइलें सेट करने में लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये टाइल है, इस टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए। अगर टाइल की लेंथ ए है, वर्गाकार टाइल है, सारी साइडें ए है, तो ये लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि ये ए ए ए ए ए ए, मतलब ये जो लेंथ आई ये कितनी आ गई? 6 ए। 6 ए से मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है ए की मल्टीपल होनी चाहिए, ए की कोई मल्टीपल होनी चाहिए। यहां ब्रेड्थ की बात करें तो ए ए ए ए, तो इसकी जो ब्रेड्थ हो वो भी मेरे बच्चे हर हाल में ए की कोई मल्टीपल होनी चाहिए, हर हाल में। क्योंकि जब ये मल्टीपल होगी ब्रेड्थ और लेंथ, तभी तो टाइलें बराबर बराबर सेट होंगी। अगर थोड़ी भी ज्यादा या कम होंगी तो सेट कभी भी नहीं होंगी। तो क्या करें सर? तो तरीका ये है बाबू, आपसे ऐसे सवाल में कहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल।
तो उसका तरीका ये होगा कि आपको प्लॉट का एरिया लेना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और अपोन में करना है एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल का एरिया कैसे निकले कि सर टाइल का एरिया मतलब टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए कि वो लेंथ का भी को भी भाग दे दे और ब्रेड्थ को भी भाग दे दे। तो मतलब हमें ए की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली एचसीएफ होगी किसकी, एचसीएफ ऑफ एल एंड बी। एल और बी दोनों का एचसीएफ होना चाहिए तभी वो सेट होगा, नहीं तो नहीं। तो टाइल का एरिया हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एल एंड बी। अगर मैं साइड ए मान ले रहा हूं तो टाइल का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए या ए स्क्वायर क्योंकि वर्गाकार है। तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ टाइल। अपने सवाल में अगर हम बात करें तो टाइलों की अगर हमें मैक्सिमम संख्या ना मिनिमम संख्या चाहिए तो उसका तरीका होगा प्लॉट का एरिया वो है 284 गुना 248 मीटर बटे में लेंथ ऑफ टाइल कल निकालते हैं। तो टाइल की जो लेंथ होगी वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का एचसीएफ होगा, 284 और 248 का एचसीएफ। एचसीएफ आप निकाल लेंगे डिफरेंस मेथड करके फिर निकाल लीजिए तो वो आएगी 4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टाइल की जो लेंथ निकल के आएगी वो 4 आएगी। तो टाइल का एरिया होगा 4 का वर्ग या 4 गुना 4। अब काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 4 6 24, 4 दूनी 8। तो 72 गुना 62 करेंगे तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 4402। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहे हैं तो तरीका ये कि यूनिट डिजिट पकड़ो, 2 दूनी 4। तो यूनिट डिजिट सॉरी 4402 कैसे आएगा भाई, मैंने गलत कर दिया कि 4 7 28, 4 एकम 4, हाँ 1 आएगा यार, माफ करना, तो आएगा ये। तो यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 1 दूनी 2, तो 2 एक ही जगह यूनिट डिजिट आ रहा है और वो है मेरे बच्चे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका वहां पे राइट आंसर। इसी पे लास्ट सवाल लेते हैं एक और। यहां कह रहा है कि भाई एक आयताकार फर्श है, फर्श की जो लंबाई है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर यानी 1517 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 902 सेंटीमीटर है, 902 सेंटीमीटर। तो कह रहा कम से कम टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। तो टाइलों की संख्या होगी क्या, 1517 गुना 902 बटे में लेंगे मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का एचसीएफ। 1517 और 902 का एचसीएफ लेना होगा। 1517 और 902 का एचसीएफ, 1517 और 902 का एचसीएफ लगाइए दिमाग और बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ, बताइए बाबू। देखो बाबू ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये नंबर तो 11 से कट रहा है, 9 और 2 11। तो मैं पहले 11 से उड़ा ही देता हूं इसे। तो 11 से काटेंगे तो 11 8 है 88 और 11 दूनी 22। आपने कहा जी 11 गुना 82 और 82 को काटेंगे तो 2 गुना 41 है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी तय रहा क्या कि इसका एचसीएफ 2 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओड नंबर है। 11 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 11 से भाग नहीं जा रहा, 5 और 7 12, 1 और 1 2, 12 में 2 गया 10, 11 नहीं आया, यानी 11 से भी मेरे बच्चे भाग नहीं होगा। बचा 41, तो 41 से दोनों केसेस में भाग हो रहा होगा, यानी इसका जो एचसीएफ आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 41। क्या आप सहमत है? अब अगर एचसीएफ 41 है मेरे बच्चे तो यानी 41 वो नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को भाग देगा। 41 वो नंबर है जो दोनों ही संख्याओं को भाग देगा। तो मतलब टाइल का जो साइज होगा वो 41 होगा। तो 41 गुना 41, आपने कहा जी ठीक है। अब अगर यहां कैलकुलेशन की तो 902 को 41 से भाग देंगे तो आएगा 11 दूनी 22, यह आएगा 22, बिल्कुल ठीक है। इसे 41 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो यार मैं 3 से ले जाऊं तो 3 एकम 3 151 था, 3 एकम 3 3 चौक 12, घटाऊंगा तो यहां आएगा मेरे बच्चे कितना, 11 में 3 गया 8, 4 में 2 गया 2, उतारा फिर 7, अब जाएगा 7 पे तो यहां आएगा 37।
तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर आएगा निकल के वो आएगा 37 × 22। तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 कहाँ है वो देखते हैं। तो एक ही ऑप्शन में, तो 814 ही मेरा डायरेक्ट आंसर है। यानी मेरे प्यारे बच्चों 814 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक भाई कह रहा 902 कहां से आया, तो मेरे बच्चे 9 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 2 अलग से है, तो 900 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 902 सेंटीमीटर। हाँ जी, आइए बाबू, यहां आपका पूरी तरीके से एचसीएफ खत्म हुआ। अब मेरे बच्चे हम एलसीएम पढ़ेंगे, और जब एलसीएम पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे एचसीएफ एलसीएम के कंबाइंड क्वेश्चन। पहले प्योर एचसीएफ, फिर प्योर एलसीएम एंड देन एचसीएफ एलसीएम दोनों। वैसे एलसीएम में थोड़ा थोड़ा एचसीएफ यूज कराऊंगा भाई। मेरे बच्चे इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य लैस है पे। कहानी ये मेरे बच्चे कि मल्टीपल क्या होता है मैं पीछे आपको समझा चुका हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मुझे 12 के मल्टीपल बताओ, तो आप कहेंगे सर देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 साते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मे 108, 12 दाई 120, 12 11 132 एंड सो ऑन। ये मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे आपके मल्टीपल हैं 12 के। अब मैं आपसे कहूं यार मुझे 16 के मल्टीपल बताओ, किसके मेरे बाबू? 16 के। तो आप कहेंगे देखिए सर 16 के मल्टीपल आप लेना चाह रहे हैं, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौकू 64, 16 पांजे 80, 16 छिक्के 96, 16 साते 112, 16 आठे 128, 16 निम्मे 144, 16 ढाई ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 12 12 144। अब कहने का मतलब ये कि मैंने दोनों के मल्टीपल लिखे। तो मेरे बच्चे मल्टीपल में एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब पहले आप मल्टीपल निकालो फिर उनमें कॉमन निकालो। तो मेरे बच्चे मल्टीपल में कॉमन क्या आ रहा है सर? 48 कॉमन आ रहा है, फिर 96 कॉमन आ रहा है, फिर 144 कॉमन आ रहा है, और ऐसे ही अनंत तक कॉमन आते रहे। ठीक है जी, फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोवेस्ट, यानी जो सबसे छोटा है। तो 144, 96, 48, इसमें सबसे छोटा क्या है? 48। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम होगा 48। मेरा एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों 48। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं। पहले मेथड को हम कहते हैं फैक्टर मेथड, और दूसरे को मतलब हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। एक को हम फैक्टर मेथड बोलते हैं, दूसरे को हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। हमारे पेपर में सारे ही सवाल हमारे फैक्टर मेथड से निकलेंगे। डिवीजन मेथड का क्या तरीका होता है? जैसे मैंने आपसे पूछा भाई 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो हम क्या करते थे? ऐसे लिखते थे और इसे भाग देते रहते थे जब तक ये जा रहा है। 2 से भाग दिया, 2 छिके 12, 2 आठे 16, प्राइम नंबर से ही भाग देते थे। फिर 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दिया, नहीं जा रहा तो इसे ऐसे ही रहने दो, ये जा रहा है इसे लिखो 2 दूनी 4। फिर देते थे 3, ऐसे रहने देते थे, 2 एकम 2। फिर 3 से करते थे, 3 एकम 3 1। अब फिर जो बचा इन सबकी गुना करते थे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये होता था मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम। लेकिन ये छोटी क्लासों में हमने सीखा था, और अब इसका कोई यूज पेपर में नहीं। यानी इस तरीके से अब हम पेपर में नहीं निकालने जा रहे हैं। अब हमें जो करना होगा मेरे बाबू, वो करना होगा फैक्टर मेथड से खेल। कैसे? कि सर हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो मन ही मन में 12 और 16 के फैक्टर ढूंढो। 12 होता है 4 गुना 3, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3। 16 होता है सर 2 की पावर 4। जब आप एलसीएम ढूंढेंगे ना, तो एलसीएम ढूंढते वक्त हमेशा एचसीएफ में उल्टा रहता था।
अगर मुझे इनमें HCF ढूंढना होता था तो मैं देखता था दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहां पे भी यहां पे, तो इसमें छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2। ये एलसीएम में उल्टा, दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो इसमें बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4। ये लेनी, यानी जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर लेनी है एलसीएम में, और जो बच गया वो सब कुछ, 3 बच गए यहां रखो, तो 2 की पावर 4 हुआ 16, 16 थी 48, तो मेरे पैर बच्चों मेरा एलसीएम हुआ 48। क्या हुआ मेरे दोस्त, 48। मेरी बात समझे। अगली बात, एलसीएम निकालते वक्त एक चीज और ध्यान देना कि मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई बताओ 5, 8, 12, 16, 40, 48, इनका एलसीएम निकाल के बताओ। तो मेरे बच्चे करना क्या होता है भाई, एक तरीका तो है कि हम सबके फैक्टर निकालें, जैसे 5 हुआ, 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 12 को 4 3 12 यानी 2 की पावर 2 गुना 3 लिखेंगे, 16 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे क्या, 2 की पावर 4, 40 को हम लिखेंगे 8 5 40, तो 2 की पावर 3 गुना 5, 48 को हम लिखेंगे 16 थी 48 यानी 2 की पावर 4 गुना 3। बिल्कुल ठीक है सर, हमने फैक्टर लिख दी। अब मेरे प्यारे बच्चों जब मैं एलसीएम लेने जाऊंगा इनका, तो एलसीएम लेते वक्त मुझे क्या करना होता है कि जो कॉमन है वो देखना है सबसे पहले। 5 5 5, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 2, 2 की पावर 4 3 4, तो 2 की पावर 4 लूंगा, 3 की पावर 1 3 की पावर 1 तो 3, तो 5 2 की पावर 4 हुआ 16 गुना 3, तो 16 5 80, 80 दिए 240, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 240। ये होगा मेरा एलसीएम। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो पेपर में इसे कैसे करना वो ध्यान। मेरे बच्चे पेपर में जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो एलसीएम निकालते वक्त हमेशा ये देखा करो कि बहुत सारे नंबर हो या कम नंबर हो, कि जो ये नंबर आप ले रहे, अगर ये आगे कहीं मौजूद है तो इसे इग्नोर कर दो। जैसे 40 में है तो इग्नोर कर दो, 8 कहां मौजूद है, 16 में मौजूद है, इग्नोर कर दो। 12 कहीं है आगे, हाँ सर 12 48 में, तो इसे इग्नोर कर दो। 16 कहीं है सर, 16 48 में शामिल है, इसे इग्नोर कर दो। यानी अब आपको जो सोल्व करना है ना फैक्टर बनाने के लिए, तो आपको एलसीएम सिर्फ 40 और 48 का निकालना और किसी का नहीं निकालना, समझे। यानी जो नंबर पीछे है और अगर वो आगे किसी में है मौजूद तो उसको इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर इट, नथिंग एल्स। अब सर 40 को लिखेंगे ये, 48 को ये, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, फिर 5 फिर 3, तो सीधा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े सवालों में काम आएगा कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। तो पहला है डिवीजन मेथड। करिए मेरे प्यारे बच्चों पहला सवाल डिवीजन मेथड से। देखिए बाबू करना क्या है, डिवीजन मेथड से यहां लिखेंगे 8 12 18, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 को रहे, जो भाग नहीं जा रहा छोड़ दो, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ 72। आंसर हुआ 72। यार इस पे और सवाल कराने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि पेपर में आना ही नहीं, टाइम पास होना है इसमें। टाइप 2 पे आता है सीधा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 2 पे, जिसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड, जिसका इस्तेमाल होना है ना, जो हमारे काम की चीज है। कह रहा जी 3 एक्सप्रेशन, इन तीनों एक्सप्रेशन का मुझे एचसीएफ निकाल के बताना ना, एलसीएम बताना, माफ करिए मेरा। तो एलसीएम बताते हो कि देखिए 3 की पावर 4 है, या 3 की पावर 3 है, या 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 4 आएगा।
यहां 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 1 है, वहां है ही नहीं तो 5 की पावर 2। यहां 7 की पावर 2 है, यहां 7 की पावर 1 है, वहां है ही नहीं। यहां 11 है मेरे बच्चे, यहां 11 की पावर 2 है और यहां 11 की पावर 4 है, तो एलसीएम में बड़ी पावर उठाते हैं। 11 की पावर 4 तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 गुना 11 की पावर 4 मेरा एलसीएम हो जाएगा। देखिए जी, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहला काम यह कि दो में बड़ी पावर ढूंढिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, यहां है ही नहीं तो 2 की पावर 3 मेरा एलसीएम होगा सभी में। 3 की पावर 2 यहां है, यहां है ही नहीं है, 3 की पावर 3 है, तो एलसीएम में 3 की पावर 3 आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर, ये कट गया। ठीक है जी। तो ऑप्शन से छाटना हो, ऐसे डिटेल करना हो तो भाई 2 की पावर देखो सारी जगह सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 3। फिर 3 की पावर सबसे बड़ी क्या है जी, 3 की पावर 3। फिर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। फिर 7 की पावर 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम हो। यहां सवाल में कह रहा है जी इनका एलसीएम निकालो ए, बी और सी का, तो बड़ी पावर ढूंढो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 8। बहुत सुंदर। अब 3 की पावर 7 है, तो यहां 3 की पावर 7, वहां 5 और वहां 4, तो 3 की पावर 7 है। अब देखो कुछ अलग है सर, 2 और 3 ही थे, 2 और 3 थी, तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया एलसीएम, यानी 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 7, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे हमें बड़ी पावर ढूंढनी होती है और कुछ नहीं। देखिए बाबू, सेम ही सवाल है, आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे ये सवाल थोड़ा ठीक है। सवाल में कह रहा है कि भाई ए जो है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं ताकि साफ साफ दिखाई दे, वो है 2 की पावर के गुना 3 की पावर 5। बी जो है वो है 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 7। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में मुझसे ये कह रहा है ए और बी का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो वो होगा 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 7। 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें सवाल में ये कह रहा है कि भाई के का मान बताइए क्या होगा, के का मान बताइए क्या होगा। अब आइए, तो मुझे यहां दो चीजें सोचनी। पहली चीज ये कि भाई एलसीएम में 2 की पावर 8 है, तो ये तय है कि यहां 2 की पावर 5 है, तो हर हाल में यहां के की वैल्यू 8 होगी, तभी संभव है। अगर यहां 5 से 6, 7 या 2, 3 हुआ तो एलसीएम आएगा ही नहीं 8। दोनों में बड़ी पावर एलसीएम होता है, तो बड़ी पावर 2 की पावर 8 हो गया, यानी के की वैल्यू 8 आ गई। 3 की पावर 7, 5, 3 की पावर 7 है, तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट ही यहां पे के का मान 8 आ गया। के का मान क्या आ गया बाबू, 8। देखिए मेरे बाबू, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई दो नंबर है। एक नंबर है ए, जिसे हम 1728 कह रहे हैं, तो 1728 के हमें फैक्टर करने होंगे। अब बहुत सारे बच्चे तो ये जानते होंगे कि 12 का क्यूब होता है 1728, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3। बहुत सुंदर, ये बात समझते हैं कि नहीं। यानी इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3। दूसरा नंबर क्या है जी, ये हमें नहीं पता, लेट से वो नंबर है बी। लेकिन कह रहा है जी इनका जो एलसीएम निकल के आ रहा है मेरे भाई, वो निकल के आ रहा है 5184। अब मेरे बच्चे यहां आपको क्या करना होगा, 5184 के फैक्टर करने होंगे। 5184 के फैक्टर, फैक्टर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता, सोचोगे तो हो जाएगा। जैसे 8 से भाग जा रहा है तो मैं 8 से भाग दूंगा,
भाई 8 8 64 नहीं, 8 6 48, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 8 64। देखो 8 से भाग दिया, 8 6 48, 3 बचा, 8 चौक 32, 6 बचा, 8 8 64। फिर 16 8 से जाएगा ये, तो 8 8 64, 8 एकम 8 81 है। और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो 8 8 64, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है हमारा 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4। पहले इतनी बात समझे, फिर आगे बात करेंगे। सिर्फ इतने पॉइंट को समझे, उसके बाद आगे बात। आपने कहा सर ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए ये हाई कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आपको समझना होगा। तो मेरे बच्चे आप ये समझिएगा कि जो नंबर बी है वो क्या क्या हो सकता है। मेरे बच्चे बी में किसी भी हालत में 2 की पावर 6 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं बी की वैल्यू 2 की पावर 7 गुना समथिंग कर दूंगा तो 2 की पावर 7 या 2 की पावर 6, तो आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 2 की पावर 7 आ जाएगा, जबकि ये फाइनल है। तो चेंज यहां होना है, तो मतलब यहां 2 की पावर आप 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। मैं समझा रहा हूं, आप डायरेक्ट करेंगे काम। 4 5 और 6, यानी इन नंबर में से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां 0 हो, 1 0 का मतलब 2 की पावर 0 यानी 1 ना भी लिखे तब भी उत्तर 2 की पावर 6 ही रहेगा एलसीएम में। अब 3 की पावर 4 है या 3 की पावर 3, तो ये तय रहा कि मुझे यहां 3 की पावर 4 तो लिखना ही होगा, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। तो हर जगह मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। तो सवाल ने यही पूछा है भाई के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 वैल्यू यहां पे संभव है के की, यानी 7 तरीकों से आप के की वैल्यू यहां लिख सकते हैं। 7 तरीकों से मेरे प्यारे बच्चों के की वैल्यू लिखी जा सकती है। अगर आप सिर्फ ये वाली बात लिख देते ना तो भी उत्तर यही आना था। ये लिखते, ये लिखते, ये लिखते, ये लिखते, ये लिखते, ये लिखते, कोई भी एक वैल्यू डाल देते इसमें से, तो हर एक पे उत्तर यही आना था, अलग नहीं आना था। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4 के, कि भाई इसके जो दूसरा नंबर है बी, ये 7 तरीके से बनाया जा सकता है, यानी इसके 7 मान संभव है। और बी को के लिखा हुआ था, तो यानी के 7 मान संभव है। सेम सवाल है मेरे बच्चे, आइए। कह रहा जी एक नंबर है 150, एक नंबर है 144 और तीसरा नंबर है मेरे बच्चों एक्स। एलसीएम दिया, फैक्टर बनाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, 150 के फैक्टर बनाते हैं। भाई 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 गुना 75, 75 को लिखेंगे 3 गुना 25, 25 को 5 की पावर 2। बहुत सुंदर भैया। 144 होता है 16 गुना 9, 16 नीम में 144, तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और 9 को लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 2। इसकी कहानी अपने को नहीं पता। अब आते हैं मेरे बच्चे 10,800 पे। 10,800 को मैं 108 गुना 100 लिख लेता हूं। आप जानते हैं 100 को हम लिखते हैं 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2। अरे गलत बोल रहा हूं, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, 25 चौको 100। 108 को हम लिखते हैं मेरे बच्चे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 27 चौके 108, 27 गुना 4। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 4 7 28, 4 दूनी 8 तो 10। अच्छा ये जरूरी नहीं कि जैसे मैं बांट रहा हूं ऐसे आप भी बांटें, आप जैसे जी कर रहा वैसे बांटिए मन में। 27 को लिखेंगे सर 3 की पावर 3, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। जिस मेरे बच्चे को ये सब चीजें नहीं करनी आ रही है वो क्या करेगा मेरा बेटा, वो इसको ऐसे लिखेगा 108 00। देखिए फिर इसे भाग दीजिए, 2 5 10, 2 चौको 8 00, फिर भाग देंगे ऐसे 2700, फिर भाग देंगे। देखिए ये कहना तो मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्ख आदमी की बात है कि भाई तेरे समझ ही नहीं आएगा, जा तू बस की नहीं, तेरे तेरे ऊपर से जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई
तो आप उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल देंगे। इस दुनिया में उनसे बड़ा बेवकूफ नहीं है जो दूसरे को ये कह दें कि तेरे बस की नहीं है समझना, जा छोड़ दे। ऐसा कभी कुछ नहीं है मेरे बच्चे। ईमानदारी से अगर आप समझेंगे तो अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। अगर आप इस चीज के फैक्टर डायरेक्ट इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉब्लम पता चल गई कि सर फैक्टर निकालने में मुझे दिक्कत है, तो दिक्कत कैसे रिमूव होगी? दिक्कत ऐसे रिमूव होगी कि 8-10 सवाल इस तरह करने होंगे और धीरे 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 प्रैक्टिस आप साफ सुथरे बन जाओगे इस चीज में। अब तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि भैया इसका जो एलसीएम आए ना वो मेरे प्यारे बच्चों है 2 की पावर 2 यहां 2 यहां यानी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 है भाई और 5 की पावर 2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब सेटिंग बैठाते हैं एक्स की। सबसे पहले 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 1 है। इसका मतलब एक्स में आप कुछ भी खेल सकते हो। 2 की पावर 0 लिख लो, 2 की पावर 1 लिख दो, 2 की पावर 2 लिख दो, 2 की पावर 3 लिख लो, 2 की पावर 4। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दूर दूर तक दोहराए नहीं। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मेरे बच्चों 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2, यानी हर हाल में मुझे यहां 3 की पावर 3 लेना ही होगा। आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। 3 की पावर 3 लेना होगा, 3 की पावर 3 लेना होगा। देखिए यार दिमाग दौड़ाएंगे तो पल्ले पड़ेगा कि सर ये चीज तो फिक्स हो गई 3 की पावर 3, इसमें चेंज नहीं हो सकता कुछ भी। अब है 5 की पावर 2, तो सर 5 की पावर 2 यहां पे भी है, तो यहां 5 की पावर लो ना लो, छोड़ो ना छोड़ो, जो दिल करे वो आप कर सकते हैं। तो सर फिर क्या करें? तो मेरे बच्चे थोड़ा दिमाग दौड़ाना। मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या बना सकता हूं? 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 ले लो गुना 3 की पावर 3। देखिए मेरे लिए मजबूरी है कि मैं 3 की पावर 3 नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहां नहीं है। अगला 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, 3 की पावर 3, 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, 3 की पावर 3। भाई 2 की पावर 0 के साथ मुझे 5 की पावर 2 तो यहां दे रखी है, तो मैं चाहूं तो 5 लूं, चाहे 1 पावर लूं चाहे 2 पावर लूं, मर्जी मेरी। आपने कहा हाँ ठीक है। इसका मतलब ये होगा 4 होगा सर पावर में। अच्छा 5 मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहता हूं भाई। 4 अब ठीक है, माफी, कान पकड़ के। अब आइए सर, तो कुल मिला के मोटी बात यहां से ये समझ में आई कि सर 2 की पावर 0 से कितने नंबर तैयार होंगे? 1 2 3। तो यानी यहां हर नंबर 3 नंबर तैयार कर देगा, यानी 2 की पावर 0 से भी 3 नंबर तैयार होंगे, यहां पे भी 3 ऑप्शन, यहां पे भी 3 ऑप्शन, यहां पे भी 3 ऑप्शन और यहां पे भी 3 ऑप्शन। तो टोटल कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5, और हर नंबर से 3 ऑप्शन तैयार हो जाएंगे। तो यहां कितने नंबर है? 5, और हर नंबर से 3 ऑप्शन तैयार हो रहे हैं, तो कुल मिला के 15 तरीके तैयार हो जाएंगे। और यही आपसे सवाल में पूछा है कि भैया इसके कितने मान संभव है? तो मेरे प्यारे जो 15 मान यहां पे आपके संभव है। कितने मान संभव है मेरे बच्चे? 15 मान संभव है। आइए भाई, सवाल में कह रहा है भाई 20, 28, 34, 60 और 75। इनका आप एलसीएम निकाल के बताइए क्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी आप एलसीएम निकालने जाएं तो मैंने कहा कि जो नंबर आगे मौजूद है उसे तो हटा ही दो। 20 आगे 60 में, तो इसे हटा दो। बिल्कुल ठीक। अब ये बचे मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। अब मैं ये बात तो जानता हूं क्या माफ करिए भाई, कि मेरे प्यारे बच्चों जो भी इसका एलसीएम आएगा हर हाल में, भाई 75 जो है वो 5 की पावर 2 होता है गुना 3। यहां 5 की पावर 2 तो बनेगा नहीं क्योंकि ये 25 का मल्टीपल तो है नहीं, ये तो 5 का है। तो यानी एलसीएम में हर हाल में 25 आएगा। एलसीएम में कोई माई का लाल 25 को हिला नहीं सकता है, ये तय। यानी 25 आएगा। 25 अगर एलसीएम में आएगा तो इसका मतलब आखिरी में या तो 25 से कोई नंबर का भाग जाएगा, या तो आखिरी के दोनों अंक 0 0 हो, या फिर 2 5 हो,
या फिर 5 शून्य हो, या फिर मेरे बच्चे 7 5। इस ऑप्शन पे आप काटा लगा दोगे, क्यों? क्योंकि इसके आखिरी दो अंक 2 शून्य हैं जो कि 25 से भाग जाने ही नहीं है। बाकी बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं मेरे बच्चे जो आपका आंसर दे देंगे। ठीक है जी। विक्की कुमार कह रहे हैं 3 पावर फिक्स कैसे हो गई क्वेश्चन नंबर 7 में। इसलिए हो गई मेरे बाबू, कारण क्या है कि आपको वो एलसीएम में चाहिए 3 की पावर 3, यहां है 3 की पावर 1, यहां है 3 की पावर 2। अगर मैं यहां 3 की पावर 1 ले लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा? 1 2, 1 में बड़ा 3 की पावर 2, तो एलसीएम 3 की पावर 2 आ जाएगा, जबकि ये तो दे रखा है, चेंज इसे करना है, इसलिए इसे 3 की पावर 3 फिक्स किया। हाँ, तो यानी 25 से भाग जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन ए मेरा कट गया। ठीक है जी। अब आगे आता है मेरे बच्चों, ये नंबर 3 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से भाग जाएगा। चेक करते जी 3 से कौन सा भाग जा रहा है। देखो जी 9 भाग जा रहा है, 5 3 8, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर। 5 4 9 3 ये भाग जा रहा है, 5 7 12 और 3 15, दोनों 3 से भाग जा रहे हैं। ये भी 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से भाग जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 28 किस से भाग जाता है? 7 से। तो इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा 7 से भाग जाएगा। आपने कहा सही बात है, भाग देते हैं। 7 चौक 28, 6 बचा 65, भाग नहीं जा रहा, ये मेरा एलसीएम नहीं होगा। 7 5 35, 7 एकम 7, ये मेरा आंसर। यानी पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है, हल्का सा माइंड को घुमा के इस्तेमाल करना है, आंसर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों विक्की कुमार समझ में आया होगा कि डी ऑप्शन मेरा क्यों आंसर है। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर, ये शब्द है, जिसे दोगुना करने पर 12 14 16 और 18 से पूर्णतः भाग हो जाए। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड। कहता है वो सबसे छोटा नंबर क्या है जिसे डबल करने पे जो संख्या हो 12 14 16 18 से भाग हो जाए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है जी वो नंबर बताओ जिसे हम डबल करें तो जो रिजल्ट आए वो ऐसा नंबर हो जो 12 14 16 18 से भाग जाए। या हम यूं कह सकते हैं कि सर जो भी एलसीएम आया होगा उसका आधा करने पे वो नंबर निकल के आ जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं डिटेल करूं तो मैं कहूंगा यार 12 के फैक्टर करो। देखो 12 14 16 और 18, जब आप एलसीएम निकालते हो तो ये देखा करो कि 12 के टुकड़े होते हैं 4 गुना 3, 4 12 16 के अंदर मौजूद है, 3 18 के अंदर मौजूद है, हटा दो। 14 होता है 2 गुना 7, तो 2 गुना 7, तो जो 2 लिखोगे ध्यान से देखोगे वो 16 के अंदर मौजूद है, हटाओ। 18 होता है 2 गुना 9, 2 तो मेरे बच्चे 16 के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब एलसीएम आएगा 7 गुना 16 गुना 9। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नंबर हमें निकालना है उसका डबल करने पे एलसीएम आना चाहिए, और एलसीएम है 7 गुना 16 गुना 9। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8 9 72, 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों नंबर क्या आ जाएगा? 504। हाँ जी। अगर हमें शॉर्ट में करना था तो हमें पता था कि यार 2 से 16 कट जाएगा, एलसीएम में 9 18 जो है 9 से भाग जा रहा है, यानी 9 तो कटेगा नहीं, तो हमें ऑप्शन देखना था कौन सा 9 से भाग हो रहा है। तो 6 और 3 9 से नहीं हो रहा, यहाँ 6 2 8 2 10 ये नहीं हो रहा, 8 2 10 4 14 नहीं हो रहा, तो केवल ऑप्शन बी भाग हो रहा था, वो मेरा राइट आंसर। ठीक है जी। आइए आइए बाबू, सवाल में कह रहा है भाई 12 15 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियों में कम से कम कितने सैनिकों को शामिल किया जा सकता है। मतलब सैनिकों की वो संख्या लेनी है जो 12 15 16 18 से ना 12 15 18 20 से भाग हो जाए। देखिए यार सबसे पहले 18 पकड़ते हैं। 18 9 से भाग हो रहा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये दोनों हो रहे हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि भैया 18 से भाग होने वाले ले लिए, 20 होता है 4 गुना 5, 12 होता है 4 गुना 3, 4 से भाग होने वाले दोनों ऑप्शन है। अब क्या करें? अब ध्यान देना मेरे बच्चे, भाई 12 है मेरे पास, 15 है मेरे पास, 18 है मेरे पास और 20 है। भाई ये बात मैं समझ गया कि 5 से ये भी भाग जा रहा है, ये भी यानी एलसीएम 5 से भाग जाएगा। 5 से सर दोनों भाग जा रहे हैं। आराम से मेरी बात सुनना, ठीक है जी। आगे
18 9 से भाग जा रहा है, 9 से भी सर दोनों ऑप्शन भाग जा रहे हैं। अब यहां फैक्टर बचा 4, क्योंकि जो 3 फैक्टर बचा वो तो 9 में शामिल है, 9 चेक कर लिया, और यहां पे भी 4 है, यानी 4 से भाग जाना चाहिए, तो 4 से मेरे बच्चे दोनों भाग जा रहे हैं। आखिरी 2 अंक चेक करते हैं, 8 0 भी जा रहा है, 9 0 0 भी जा रहा है। तो मेरे बच्चे एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फिर यहाँ क्या है, 900 या 180, तो 180। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम होगा 180। दिमाग लगा के करना है डिटेल में, तो फिर कहेंगे 12 के अंदर होता है 4 मौजूद, 4 यहां पे मौजूद है, 3 होता है, 3 यहां मौजूद है, हटाओ। 15 के अंदर होता है 5 गुना 3, तो 5 यहां मौजूद है और 3 यहां मौजूद है, हटाओ। अब 20 होता है 4 गुना 18 होता है 9 गुना 2, 2 यहां मौजूद है, तो ये बना मेरे भाई 20। 20 में 180 मेरा डायरेक्ट एलसीएम आ गया। यानी देखते रहो कौन सा कहां मौजूद है। यहां मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर, वेल सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों जो उत्तर आए वो 15 24 28 32 से एग्जैक्ट भाग हो जाए। तो इनसे भाग होने वाला वो नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, एलसीएम होगा। अगर मुझे डिटेल करना है तो मुझे इनका एलसीएम ढूंढना होगा। एलसीएम ढूंढना है तो ये बताओ 15 में होता है 3 और 5, तो 5 तो कहीं नहीं है, तो 5 रख लो। 3 24 के अंदर भी है, मैं लिख के दिखाता हूं समझाने के लिए। 15, धीरे धीरे वक्त लगेगा और आप अपने आप में मजबूत होते जाएंगे। 32। अब मेरे बच्चे बताना 15 में क्या क्या मौजूद है, 5 और 3। तो सर 5 तो आगे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब मेरा जो एलसीएम होगा वो 5 का तो मल्टीपल हो गई, पहली बात। दूसरा 3 यहां मौजूद है, तो इसे हटाओ। 24 होता है सर 8 गुना 3, सर 8 जो है वो यहां पे मौजूद है, बचा कितना 3, क्योंकि 3 आगे नहीं है तो गुना 3। 28 होता है सर 4 गुना 7, सर 4 जो है वो तो आगे मौजूद है, बचा कितना 7, और आखिरी में जो वैल्यू बची वो 32। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम। आपने कहा सर ठीक है, मान ली बात, ये एलसीएम आएगा। अब मेरे बच्चे जो नंबर होगा उसको निकालेंगे, तो पहले देखो 32 पांजे कितना हुआ, 160, बिल्कुल ठीक है। अब 7 से गुना करेंगे तो 16 साते 112, 1120। 3 से गुना करेंगे तो 3360। यानी मेरे प्यारे बच्चों यही है कि देखना भाई गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं भाई। 32 पांजे कितना हुआ, 160। 160 को 7 से गुना करेंगे, 16 सात 112, 1120 ठीक है, और 1120 को 3 से गुना करेंगे तो 3360 आएगा। लेकिन यार आंसर तो 3360 में है नहीं। कोई नहीं भाई, यानी यहां दिमाग थोड़ा फालतू दौड़ा रखा उसने। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि n-7 इनका जो एलसीएम आया वो आया 3360। यानी 3360 एक ऐसा नंबर होगा जो 15 24 28 32 से भाग होगा। अब कहानी ये है कि भाई आंसर आ जाएगा 3360 जमा 7, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करें? तो सर ये बताओ 15 24 28 और 32 3360 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगी, बिल्कुल ठीक है। तो सर इसके मल्टीपल को भी तो डिवाइड करेगी, बिल्कुल सही मन बात है भाई। अगर ये नंबर 15 24 28 और 32 3360 को भाग दे रहे हैं तो 3360 के किसी भी मल्टीपल को भी तो भाग देंगे। मैं अगर आपको ये कहूंगी भाई 12 और 16 का एलसीएम बताओ क्या हुआ, आपने कहा जी एलसीएम जो हुआ सर वो हुआ 48। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम 48 है तो मैं कहूं और कौन कौन से नंबर हैं जो 12 और 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, तो आप कहेंगे सर और कोई नंबर की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम 48 आया ना, तो 48 का कोई भी मल्टीपल लोगे, कोई भी मल्टीपल लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो संख्या हमेशा ही 12 16 से भागोगे। कोई भी संख्या लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 12 और 16 से भागोगे। किसी भाई ने कोई लोड हो गया तो दिक्कत आएगी तो बताओ मैंने यार, आइए आ गया। अब क्या करेंगे? अब कहानी ये है यार कि हमें 3360 का कोई मल्टीपल लेना होगा।
तो 3360 को अगर मैं 1 से गुना करूंगा तो ये रहेगा, 2 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 66 6720, लेकिन उसके नजदीक भी आंसर नहीं है। तो 3 से गुना करूंगा तो 0 3, अगर के की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो मैं 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 10,080। मतलब 10,080 भी जो नंबर होगा मेरा वो 15 24 28 32 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। और यहां है -7, तो -7 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 10,080 में 7 जोड़ोगे मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा, 7 जोड़ते आ जाएगा 10,087। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा इट इज 10,087। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो 10,087 होगा। क्या आप सहमत है कि सर 10,087 आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा? यहाँ किसी भाई को लोड है तो 10 मैनो यार। अब बात करते हैं सर हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, पेपर में से कैसे सोल्व किया जाए। देखिए मेरे बेटे, इफ यू वांट टू सोल्व इट इन एग्जाम तो आपको एक बात पता है क्या, कि सर जो भी मेरा आंसर होगा वो बेसिकली जो एलसीएम आया होगा उसमें 7 जोड़ के आया होगा। बिल्कुल सही बात है सर, यानी जो भी मेरा यहां आंसर होगा उसमें 7 जोड़ा हुआ होगा। ठीक है जी, या इसी बात को हम दूसरे तरीके से ये कहते हैं कि भाई नंबर में से जो आंसर दे रखा है उसमें से 7 घटा देंगे तो जो मेरा एलसीएम आएगा वो मुझे चेक कर लेना किस किस से भाग जा रहा है। तो अगर मेरे बेटे मैं इसमें से 7 घटा दूं तो यू विल गेट 10,090। यहां मैं 7 घटा दूं तो 10,080, यहां मैं 10,000 मतलब 7 घटा दूं तो 10,060, और यहां मेरे बच्चे में 10 ना माफ करिए 7 हटा दूं तो 10,070। अब बात को समझते हैं क्या, कि भैया ये जो संख्या है ये ऐसी होनी चाहिए जो 15 24 28 और 32 से भाग, 15 24 28 और 32 से भाग, 15 24 28 और 32 से भागो। ये जो वैल्यू होनी चाहिए मेरे बच्चे ये ऐसी होनी चाहिए जो 15 24 28 32 से भागो। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग दौड़ाना है कि भाई कोई नंबर 15 से तभी भाग होगा जब वो 3 से भाग और 5 से भाग। तो सर 5 से तो सारे ही भाग होंगे क्योंकि आखिरी अंक 0 है, तो मुझे चेक करना है 3 से। तो 9 और 1 10 ये 3 से भाग नहीं हो रहा, 8 और 1 9 ये भाग हो रहा है, 6 और 1 7 ये 3 से भाग नहीं हो रहा, 7 और 1 8 3 से भाग नहीं हो रहा, तो केवल एक ही ऑप्शन है मेरा आंसर। अगर 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर मैं और वैल्यू चेक करता, 7 पे चेक करता, 32 पे चेक करता। तो धीरे 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 दिमाग दौड़ा के काम करना है। करिए बाबू। सवाल में कह रहा है मान लीजिए x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या इतने 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 से भाग हो जाती है। कहता है जी x एक लोवेस्ट नंबर है जिसे हम 2000 में जोड़ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो 12 16 18 21 से भाग हो जाएगा, मतलब इनका एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात ये कि नंबर है 12 16 18 21। If I want to solve it in detail, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट इट्स एलसीएम। 12 में 4 होता और 3 होता है, तो 4 तो 16 में है और 3 18 में, तो निपटाओ। 21 में होता है जी 3 गुना 7, तो 3 तो बाबू इसके अंदर है, सिर्फ 7 लेना है। 18 में होता है 9 गुना 2, 9 यहां है ही, 2 यहां मौजूद है, तो यहां 16। यानी सर इसका एलसीएम जो आया वो आया 16 गुना 9 गुना 7। बिल्कुल ठीक है सर, देखते हैं। तो ये आ रहा है सर 16 निम में 144, 144 को 7 से किया तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 भाई 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये सारी संख्याएं 1008 से भी भाग होंगी और 1008 के किसी मल्टीपल से ही भाग होंगी। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे में 1008 ले लूं तो ये प्लस का 2000 उधर जाएगा, माइनस का होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2000 इससे घटाओगे तो उत्तर किस में आ जाएगा, माइनस का। भाई समझ रहे हो ना, अगर मैं सिर्फ एलसीएम ले लूं 2008
मतलब 1008 तो ये 2000 उधर जाएगा माइनस का होगा, और 2000 जब घटाओगे माइनस में तो बड़ी वैल्यू है तो उत्तर आ जाएगा माइनस, यानी एक्स का आंसर माइनस में आएगा। एक जो भी है माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। और उत्तर कहीं पे भी नेगेटिव है नहीं, तो इसका मतलब आपको इसका कोई मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। भाई 2 लेके देखते हैं, 2 8 16 0 1। आप कहें सर आपने ऐसा क्यों लिया, भाई इसका मल्टीपल 2 क्यों लिया? सर इसलिए लिया कि मुझे ये नंबर ऐसा लेना है जो 2000 के आसपास हो। क्यों सर बहुत बड़ा ले लेते हैं? इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सर उसने कहा है ये बात कि भाई x की जो वैल्यू है, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में सही लिखा है। मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है, यानी सबसे छोटी संख्या है। इंग्लिश में एक लाइन लिखी है यहां पे, कहा है नाराज हो रहे भाई, इंग्लिश में लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे सबसे छोटा नंबर ढूंढा है x। तो मेरे बच्चे 2016 लिया, तो x प्लस 2016 ले रहे हैं, x प्लस 2000 बराबर 2016, तो x की वैल्यू आई 16, उधर ले जा घटाएंगे, और 16 के अंकों का जोड़ 6 और 1 7, और यही आपसे पूछा है कि भाई x के अंकों का योग ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 7। आइए देखिए मेरे भाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस देन द ऑब्टेन्ड नंबर विल बी डिविजिबल बाय दिस। अच्छा मुझे इसका सोट अगर बताना हो, पर सोट नहीं बता सकते क्योंकि अंकों का योग है, इसमें नहीं बता सकते। अगर 16 दे रखा हो तो ऑप्शन तब बता देते। आइए देखिए मेरे बच्चे, अब आपको ये करना होगा इस सवाल में, कह रहा जी वो सबसे बड़ी संख्या बताइए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जिसे हम घटाएं 5834 में से। 5834 में से वो सबसे बड़ी संख्या क्या है घटाएं कि जो रिजल्ट आए, मान लीजिए वो नंबर है n जो हम घटा रहे हैं, ताकि जो रिजल्ट आए वो ऐसा नंबर हो जो 20, 28, 32 और 35 से एग्जैक्ट हो जाए, मतलब इनका एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चों इन डिटेल करा रहा हूं पहले। तो भैया 20 है, 28 है, 32 है और 35 है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम इनमें एलसीएम ढूंढे। तो भाई 20 में होता है 4 और 5, दोनों यहां मौजूद है, हटाओ। 28 में होता है 4 और 7, 4 यहां मौजूद है, 7 यहां, भाई ये 7 से भाग जा रहा है, 4 से हटाओ। अब ये आया 32 और ये आया 35, तो एलसीएम आया 32 गुना 35, खत्म कहानी। समझ गए ना? 28 होता है 4 गुना 7, तो 4 यहां है 7 यहां है। 20 होता है 5 गुना 4, तो 4 यहां है 7 4 यहां है 5 यहां है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे मेरा एलसीएम आया 32 गुना 35। अब 35 दूनी 70 आया भाई, और 35 तीये होता है 105, 105 और 7 112, तो एलसीएम आया 1120। तो इस हिसाब से देखें भाई 5834 माइनस एन बराबर है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एन की वैल्यू सबसे बड़ी चाहिए। अगर मैं यहां सबसे बड़ी वैल्यू घटाऊंगा तो उत्तर सबसे छोटा आएगा। जब मैक्सिमम घटाएंगे तभी तो उत्तर छोटा आएगा, मिनिमम आएगा, और ये मिनिमम है क्योंकि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो आंख बंद करके घटा दो, तो एन उधर जाएगा, 1120 इधर आएगा। तो मेरे बच्चे एन की वैल्यू आएगी, 4 में 0 गया 4, 3 में 2 गया 1, 8 में 1 गया 7, 5 में 1 गया 4, तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 4714। यानी 4714 वो सबसे छोटी संख्या है जो इससे, जो सबसे बड़ी संख्या माफ करिए 4714, जो 5834 से घटाओगे तो रिजल्ट आपका एग्जैक्ट डिवाइड करा देगा। अब आते हैं जी पेपर में कैसे करें। तो पेपर में करने का तरीका बाबू ये है, पेपर में इस सवाल को करने का तरीका ये है कि हमें करना ये चाहिए यहां पे कि मेरे बच्चे हम सवाल में से 5834 में से ऑप्शन घटाएं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ऐसे घटाएं। अगर हम घटाएंगे तो 5834 में से पहला ऑप्शन 1120 घटाएंगे तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे भाई 4, और 3 में 2 गया 1, है ना,
और 8 में से 1 गया 7, 5 में गया 4, 4714। अब मुझे ये देखना है कि क्या 4714 मेरा भाग हो रहा है इससे। तो आप कहें किसी भी हालत में भाग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 35 में 5 मौजूद है और 5 से नंबर भाग जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ये ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों गलत है। अब मुझे देखना है 4714 घटा के कि भाई 5834 से अगर मैं दूसरा ऑप्शन यानी 4714 घटाऊं तो अभी तो घटाया ही ऊपर, तो ये आ जाएगा 1120। अब मुझे देखना है क्या 1120 भाग हो जाएगा इससे। तो हाँ सर, 1120 5 से भाग जा रहा है, 7 से भी भाग जा रहा है जो 32 के लिए था, और 32 2 की पावर 5 तो इससे भी भाग जाने लगा। तो मेरे बच्चे 1120 एक ऐसा नंबर है जो सभी से भाग जाने लग रहा है, जो कि सेट बैठ रहा है। लेकिन अब आपको सी और डी भी ट्राई करना पड़ेगा, सी और डी भी ट्राई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप 5834 से 5200 घटाएंगे तो बचेगा 634। अब 634 मेरा आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां 5 है, 5 से भाग जाएगा नहीं। अगली बार आप घटाओगे 5600, तो 5600 घटाओगे 234, ये भी 5 से भाग नहीं होगा क्योंकि एलसीएम ही तो है वो वैल्यू। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन केवल और केवल बी ही यहां पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। भाग क्यों रहा भाई? आइए मेरे बच्चे टाइप 3 पे चलते हैं एलसीएम में। आज थोड़ा टाइम बेशक आपका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं टाइप 3 आज ही खत्म कराऊंगा, आप परेशान नहीं होना। टाइप 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एलसीएम में नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। और नंबर सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों खासकर प्राइम नंबर का यूज होना है। तो जो मैंने आपको एचसीएफ में प्राइम नंबर की कहानियां समझाई थी वही लगभग लगभग कहानियां यहां पे भी काम आएगी। तो एचसीएफ पे गौर करना ना, एलसीएम पे। पहला सवाल आपके सामने बताइए। देखिए बाबू, सवाल में का कहत बानी, आइए। कहता है जी 56 57 58 कैल्शियम पी है। 56 57 58 का कहता है जी एलसीएम है पी। यानी पी एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों जो इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि अगर हम इसमें 59 शामिल कर दें, 59 शामिल कर दें तो एलसीएम क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, एलसीएम निकालते वक्त हम यही तो देखते हैं कि इसका कोई फैक्टर यहां मौजूद तो नहीं है। अगर वो मौजूद है तो इससे वो फैक्टर हटा देते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर 59 जो है इट इज ए प्राइम नंबर। ये मेरे प्यारे बच्चे एक प्राइम नंबर है। और सर अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका पीछे कहीं पे मौजूद नहीं रहा हो, ऐसे छोटी गिनती पे। तो इसका मतलब एलसीएम लेने के लिए अगर इसका एलसीएम पी है जी, देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा कि पहली 110 संख्याएं जो हैं इन सब का जो एलसीएम है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका एन है। आपने कहा जी हां। अब कह रहा है जी अगर हम 115 संख्याओं का एलसीएम पूछें तो मेरे बच्चे ये बताओ कि 115 संख्याएं लिखनी है तो 110 के बाद 111 लेनी पड़ेगी, 112 लेनी पड़ेगी, 113 भी लेनी पड़ेगी, 114 भी लेनी पड़ेगी और 115 भी लेनी पड़ेगी। अब बस ये नोटिस करिए, क्या 111 का कोई फैक्टर पीछे मौजूद है? हां सर 111 3 से भाग हो जाता है, फैक्टर पीछे मौजूद है, बचा 37 वो भी यहां मौजूद है।
क्योंकि गिनती 1 से लेके 110 तक लगातार है, तो 111 के दोनों फैक्टर पीछे मौजूद है। 112 के भी जितने फैक्टर करोगे सारे पीछे मौजूद हैं। 113 प्राइम नंबर है, तो इसका कोई भी फैक्टर पीछे नहीं होगा, तो गुना 113। 114 भी फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसके भी सारे फैक्टर पीछे होंगे। 114 को आप 2 से काटेंगे तो 2 गुना कितना आएगा मेरे बच्चे 57, तो 57 बीच की गिनती में होगा, 2 यहां है, तो दोनों फैक्टर मौजूद है। ऐसे ही मेरे बच्चे 115 के भी दोनों फैक्टर पीछे मौजूद हैं, तो नया एलसीएम आएगा 113 गुना n, यानी ऑप्शन बी। आइए बाबू, देखिए यार सवाल में कह रहा है एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। आइए, इफ द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज के, कहता है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम के, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम के, यानी इन सब का एलसीएम के है। मतलब इनके जो जो फैक्टर हैं, जो जो टुकड़े हैं, वो सारे हमने यहां पे डाल दिए के में। अब कह रहा है जी मैं 105 संख्याएं तक लेना चाह रहा हूं, 1 से 105 तक, तो मतलब गिनती मुझे आगे कहां तक बढ़ानी होगी, 101 तक, 102, 103, 104, 105। तो मोटी बात ये देखनी है कि क्या 101 के फैक्टर पीछे मौजूद है, नहीं, क्योंकि सर ये प्राइम नंबर है। क्या 102 का कोई फैक्टर पीछे मौजूद है, हाँ जी है, 2 से भाग हो जाता है, तो 51 51 बीच में आएगा, 2 यहां है। 103 सर ये भी प्राइम नंबर है। 104 के भी फैक्टर पीछे मौजूद है, और 105 के भी फैक्टर पीछे मौजूद है। तो नया जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 101 गुना 103 गुना के, और 101 को 103 से गुना करोगे तो मेरे बच्चे आएगा 10403 के, यानी ऑप्शन बी। सवाल में पढ़िए भाई मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज दिस। भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ये 2 को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन 117 है। कह रहा जी इनका एलसीएम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिए, 5 और 7 इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं कहूं यार इनका एलसीएम बताओ। तो आप कहेंगे सर जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो इनका एलसीएम सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 गुना 7 होगा। भाई जब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो पहले लिया ही नहीं जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही सर अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम होगा 117। आओ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है K1 एंड K2 आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। कहता K1 भी एक प्राइम नंबर है और K2 भी एक प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या आएगा। भाई अगर 2 प्राइम नंबर है तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो सर इनका एचसीएफ आएगा 1। और मेरे बच्चे अगर ये 2 प्राइम नंबर हैं तो ये साथ के साथ को प्राइम भी हुए, तो इनका एलसीएम क्या होगा सर K1 इंटू K2। हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भाई K1 और K2 के एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट बताओ। तो एचसीएफ 1 है और एलसीएम ये है, तो गुना करेंगे तो यही आ जाएगा K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आएगा। मेरे बच्चे किन्हीं 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक x और x+1 का एलसीएम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप सबको पता है कि अगर 2 कंजुकेटिव नंबर हैं, 2 लगातार पूर्णांक है, जैसे एक 5 है और एक उससे अगला 6, तो बेसिकली जो कंजुकेटिव नंबर होते हैं, जो लगातार गिनती में लिखे जाते हैं, यानी कंजुकेटिव नेचुरल नंबर हैं, तो ये को प्राइम होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। और अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो इनका एलसीएम वही होता है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो सवाल में कह रहा है एक नंबर x है, दूसरा नंबर x+1, तो इनका एलसीएम बताओ। तो इनका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। बताइए जी मेरे बाबू, सवाल में कह रहा है कि भाई 2 प्राइम नंबर है, आई कह रहा है जी द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y इज 161। 2 प्राइम नंबर है, एक x और एक y है। कहता है जी दोनों का प्रोडक्ट 161 है।
तो मेरे बच्चे दो प्राइम नंबर है तो उनका जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है, और वो दे रखा है 161। अब मेरे बच्चे 161 के टुकड़े करो कि भाई 161 किस किस से भाग होता है, 161 किस किस से भाग होता है, हमें 161 के टुकड़े करने होंगे यहाँ पे। तो आप कहेंगे देखिए सर एक टुकड़ा होता है 7, भाई 6 एक 7 रे 8 हुआ तो 7 से जाएगा तो 7 दूनी 14 और 7 21, 23 गुना 7, दो ही टुकड़े बनते हैं। अब सवाल में यह भी कहा कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी, तो यानी एक्स की वैल्यू 23 लेनी होगी और वाई की वैल्यू 7 लेनी होगी, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम चाहिए थे। तो 23 और 7 बना। अब मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 3y, तो y की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 दिए 21 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 23, तो 21 में से 23 गया तो -2 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे ये सवाल हमने एचसीएफ में भी उठाया था, सेम ही सवाल है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई 3 को प्राइम नंबर है, यानी ए बी और सी, 3 ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। कहता जी पहले दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है मेरे बच्चे 432, और आखिरी दो का जो प्रोडक्ट है वो है मेरे बच्चे 945। बिल्कुल ठीक है जी। तो सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का, ना इन तीनों का एलसीएम निकाल के बताइए क्या है। तो इनका एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपको ये पता है एचसीएफ में पढ़ा था कि बी ऐसा नंबर है जो यहां पे भी मौजूद है और बी ऐसा नंबर जो यहां पे भी मौजूद है, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कुछ और नहीं मेरे बच्चे बी होगा। पहले मैं डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझाऊंगा। आपने कहा जी ठीक है, यानी एचसीएफ बी होगा। एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर इसे हम लिख सकते हैं 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 105। बिल्कुल ठीक है। और 105 को हम लिख सकते हैं 15 7 105, यानी 3 गुना 5 गुना 7। तो सर ये इसके फैक्टर बने, हमें एचसीएफ लेने हैं। देखो यार 9 से भाग जा रहा है, 4 3 7 2 9, 9 से तो भाग जा रहा है। ठीक है जी, 9 से भाग देंगे तो 9, 9 पंच 9 चौक 36, बचा कितना जी 7, 9 8 72, 48, और 48 को लिखेंगे 3 गुना 16। आपने कहा ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो मेरा एचसीएफ निकल के आएगा वो 9 27 यहाँ पे भी है, 9 27 यहाँ पे भी है, यानी 27 है। 16 5 7 में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, नहीं सर, यानी इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो 27 है, यहां पे भी और यहां पे भी। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे दूसरी संख्या 27 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो 27 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 35, तो तीसरी संख्या 35 है। और 432 का प्रोडक्ट ये, मतलब इसे फैक्टर में बांटेंगे तो 27 से भाग देंगे क्या बचा 16। तो यानी ए बी और सी जो तीन नंबर है वो 16 27 और 35 है। आपने कहा जी ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम 16 27 और 35 को आपस में समझें कि 16 27 और 35 क्या आया। तो मेरे बच्चे ये समझ में आया कि सर तीन नंबर हैं, एक नंबर 16 है, दूसरा नंबर 27 है और तीसरा नंबर 35 है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर तीसरा नंबर 35 है और हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते दिमाग ये दौड़ाना है कि भाई जो भी नंबर होगा वो 5 से भाग जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए आखिरी डिजिट 0 होना चाहिए या 5, वो सब में है तो कोई मजा नहीं आया। 27 से भाग जा रहा है तो 9 से भाग जाएगा, तो 9 की चेक करते हैं। तो 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, मजे ले गया ये, 8 1 9, 5 4 9, और भैया 6 6 12, 12 5 17 18, यानी 9 से सारे भाग जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 16 से भाग जा रही है तो संख्या 4 से भी भाग जाएगी। हमने कहा, और 4 से भाग जाने के लिए आखिरी दो डिजिट चेक करते हैं। तो क्या ये दो अंक 4 से भाग जा रहे हैं? नहीं। क्या ये दो अंक 4 से भाग जा रहे हैं? नहीं। क्या ये दो अंक 4 से भाग जा रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब बी सी डी या सी बी डी, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से भाग नहीं जा रहे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। भाई मुझे तो भाग 16 से देना है, लेकिन 4 से नहीं जा रहे तो 16 से क्या भाग जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 15,120।
अब आते हैं मेरे बच्चे, अगर हमें इसे पेपर में करना होता डायरेक्ट तो कैसे करते, दिमाग दौड़ा के वो समझिए। तो मेरे बच्चे मुझे ये पता है कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा, ए और बी का प्रोडक्ट 432 है, बी और सी का 945, तो भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एलसीएम किस किस का, ए बी और सी का। और ये भी सवाल में तय है, ये भी बात सवाल में तय है कि तीनों को प्राइम है, तो इनका एलसीएम जो आना है मेरे प्यारे बच्चों, वो आना है ए इंटू बी इंटू सी। अब ए इंटू बी इंटू सी आना है, तो ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 432, तो ये वैल्यू 432 है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 432 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 432 से भाग होना चाहिए। और 432 का मतलब होता है 9 गुना 3 गुना 16, यानी 9 से भी भाग हो, 16 से भी भाग हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 से तो हमने देखा सारे ऑप्शन भाग जा रहे थे, तो 16 से केवल एक ही ऑप्शन भाग जा रहा था। तो सो ट्रिक लगाते तो इस तरीके से ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर आता। कह रहा जी 5 और 13 के बीच की सभी सम संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो 5 के बाद इवन नंबर क्या आता है, 6, 6 के बाद 8, समझ रहे हैं ना मेरी बात, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। तो कहते हैं जी इन सब का एलसीएम बताओ। तो एलसीएम लगाते वक्त ये देखा करो कि नंबर आगे कितना मौजूद है। तो 6 किस में मौजूद है, 12 में। ठीक है जी। 10 होता है 2 गुना 5, तो 2 यहां मौजूद है। 12 होता है 4 गुना 3, तो 4 मेरे भाई इसके अंदर मौजूद है। तो एलसीएम आया 8 गुना 5 गुना 3, 5 3 15 8 120, यानी वो संख्या जो होगी वो मेरे प्यारे बच्चों कुछ और नहीं 120 होगी। क्या होगी जी, 120। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।